से। अगर आप एक साथ करने बैठोगे तो कहीं न कहीं आप कुछ न कुछ मिस कर देते हो, एंड एक साथ करने पे वो थोड़ा लेंदी भी आपको लगता है और आपको लगता है कि ये कैसे होगा। कोई जजमेंट आता था किसी टॉपिक का, अगर उसकी मुझे कोई लाइन अच्छी लगती थी तो वो भी मैं नोट डाउन कर लेती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाता था जो कि मेरे आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है, तो मैं उस पॉइंट को वहीं पे नोट डाउन कर लेती थी कि इस खासकर ध्यान देना। एंड टाइम मैनेजमेंट आपका तभी होगा जब आप सिंसियर होगे, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करोगे। आई विल से कि लाइफ इज लर्निंग, लाइफ इज सर्विस, हायर एंड हायर। सो एट प्रेजेंट यू आर लर्निंग। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो जैसा कि आप लोग देखा, पीसीएसजे लोक सेवा आयोग पर हमने कवर किया इंटरव्यू के समय। उसी के सीरीज में जैसा कि 16 से 28 अगस्त तक इंटरव्यू चल रहा था और फाइनली 2 दिन बाद ही आयोग ने इसका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। उसी सीरीज में आज हमारे सामने पीसीएसजे टॉपर सृष्टि शुक्ला मैम है। इनका पीसीएसजे में 83 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। आज मैम की जर्नी के बारे में जानेंगे, उससे सारी चीज़ें हम कवर करेंगे, प्री मेंस इंटरव्यू। साथ साथ वो भी जानेंगे कि मैम कैसे तैयारी की, एक एक करके सभी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। मैम, हमारी तरफ से और जो व्यूवर्स वीडियो देख रहे हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, एक बार फिर से जानेंगे कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से, इसके बारे में थोड़ा बताइए। मेरा नाम सृष्टि शुक्ला है जी। और मैं लखनऊ को बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपना लॉ लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया है जी। और मैंने अपना मास्टर्स रामस्वरूप यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है। जी। और यूपी पीसीएसजे परीक्षा में मेरी 83 रैंक थी। ये आपका कौन सा प्रयास रहा? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके मैम, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपने फाइनली सिलेक्शन भी मार दिया। यस। मैम, थोड़ा सा एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आपने किया है? मैंने अपनी स्कूलिंग क्लास 8 तक गुरुकुल एकेडमी लखनऊ से की है। उसके बाद फिर 9 टू 12 मैंने रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल सी ब्लॉक स्कूल से पढ़ा है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से अपना BA LLB ऑनर्स कोर्स किया है 5 इयर्स वाला। उसके बाद फिर मैंने अपने मास्टर्स डिग्री श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से किया है। मास्टर में क्या, एलएलएम में? LLM। जी। और थोड़ा सा ये बताएंगे कि आपको ये प्रेरणा कब से मिली कि हमें पहले से ही एक गोल था आपका कि नहीं, हमें जुडिशरी में जाना है, या फिर इसके कहाँ से आपको मोटिवेशन मिला? इसका मोटिवेशन मुझे फर्स्ट ईयर में ही मिल गया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में पहली बार हाई कोर्ट गई थी। ओके मैम। तो वहाँ पे मेरी हाई कोर्ट जज से बात हुई थी, तो फिर उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया था एंड उन्होंने मुझसे बोला था कि समडे आई वांट टू सी यू ओवर हियर। जी। तो दैट वाज द डे। उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे जज बनना है। जी। तो फिर मेरा ये सब फर्स्ट ईयर में ही डिसाइड हो गया था कि मुझे लॉ में आगे जाके क्या करना है। फिर सेकेंड ईयर से मैंने इसमें पूरी तरीके से तैयारी शुरू कर दी थी। जी। आपका इस एग्जाम में माध्यम क्या रहा? मेरा इस एग्ज़ाम में मीडियम इंग्लिश था। इंग्लिश मीडियम। मैम, थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे आप तो सिलेक्शन हो ही गया रहा है, मतलब वो घर की रिएक्शन क्या रहा, थोड़ा इसके बारे में बताइए। कैसा लग रहा है जज बनने के बाद? जज बनने के बाद पहले तो जब रिजल्ट आया तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि 83 रैंक है, तो मैंने बोला मेरा ही रोल नंबर था। जी। सो ही वाज लाइक कि हाँ, आप ही का रोल नंबर है, भैया ने देख के बताया है। जी। फिर मैंने रोल नंबर खोला। मैंने सबसे पहले अपनी ही रैंक देखी और देखा मेरा हो गया है। एंड पापा सामने बैठे थे तो सब मतलब खुशी के मारे चिल्लाने लगे थे। जी। और मम्मा ना मामा क्या थी रक्षाबंधन पे, जी। तो उनके यहाँ जब सबको पता चला तो माय मदर स्टार्टेड क्राइंग। जी। फिर बड़े पापा जो मुझे हमेशा से पढ़ाते थे वो भी, उनको भी रोना आ गया था सुन के कि मेरा हो गया है। तो मतलब उस टाइम पे काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन थे, मतलब हम सब लोग खुशी भी थे और सब लोग खुशी में रो भी रहे थे। तो ऐसा पूरा सीन था घर का। सर, थोड़ा सा अब एग्जाम पैटर्न के बारे में हम बात करें, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए। जैसे 3 स्टेज होते हैं, तो इसके बारे में बताइए। प्री मेंस इंटरव्यू, थोड़ा एग्जाम पैटर्न के बारे में बताइए। यूपी पीसीएसजे का एग्ज़ाम 3 स्टेजेस में होता है, प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। जी। तो आपका जो प्री में सिलेबस होता है वो मेंस की अपेक्षा में थोड़ा कम होता है। जी। मेंस में सब्जेक्ट्स थोड़े ज़्यादा हैं, तो लेकिन जो प्री के सब्जेक्ट्स हैं वही मेंस में भी आते हैं। तो जब आप प्री की तैयारी कर रहे होते हो तो जी। आपको साथ साथ मेंस का भी अपने एक साथ पूरा उसका प्रिपेयर करते रहना चाहिए, क्योंकि प्री के बाद आपको मेंस में उतना टाइम नहीं मिलता। आपको वो टाइम अपना पूरा डेडिकेट करना होता है आंसर राइटिंग और रिटेंशन पार पे। तो ये चीज़ का काफ़ी ध्यान देना होता है। तो जैसे मैंने क्या था कि जब मैं प्री की तैयारी कर रही थी तो मैं बेयरैक्स पढ़ती थी, मैं कुछ भी पढ़ती थी, नोट्स अगर अपने पढ़ती थी बेयरैक्स टू नोट्स, तो मैं जी। साइड बाय साइड एमसीक्यू सॉल्व करती थी। जी। और मैं उस पे काफ़ी सारे एमसीक्यू सॉल्व करती थी। जो मेरे आंसर गलत होते थे मैं उसे नोट डाउन कर लेती थी और फिर मैं नेक्स्ट टाइम जब उसे सॉल्व करती थी तो मैं पूरा रिवाइज करती थी। जो मैंने गलत किए हैं वो भी मैं रिवाइज करके फिर मैं सॉल्व करती थी। फिर मैं देखती थी कि मेरी कितनी गलतियाँ हैं। तो मैंने जी। सिर्फ एक ही बुक सॉल्व की थी एमसीक्यू के लिए।
मैंने उसे इतनी बार सॉल्व किया ताकि अगर पहली बार में मेरे इतने मिस्टेक्स है तो दूसरी बार में उससे कम रहे, फाइनली एक जी ऐसा दिन आए कि मेरा कोई मिस्टेक ना रहे। और एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम मुझे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिख जाता था जो कि मेरे आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है, तो मैं उस पॉइंट को वहीं पे नोट डाउन कर लेती थी कि इसे मैं बाद में अपनी नोटबुक में ऐड कर लूँगी, जी नोट्स में ऐड कर लूँगी, क्योंकि ये सब वहाँ के लिए काफ़ी बेटर है। जी फिर उसके बाद फिर प्री का एग्ज़ाम हो गया था, तो उसके बाद फिर मेंस के लिए मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आंसर राइटिंग की थी। मैं सुबह रिवीजन करती थी सारे सब्जेक्ट्स का, रात में मैं बैठ के 3 घंटा टेस्ट देना, और फिर मैंने टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर रखी थी, तो मैं वहाँ पे भी 3 घंटा टेस्ट देना ये अपना रखती थी। जिस दिन टेस्ट देने जाना है तो उस दिन वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ देती थी, वहाँ बैठ के 3 घंटा, जी अदरवाइज़ मैं अपने रूम पे बैठ के टेस्ट देती थी। और टेस्ट देने के बाद मैं अपने आंसर्स खुद भी पढ़ती थी एक बार, जी कॉपी चेक होके आती थी, मैं उसे खुद भी पढ़ती थी। फिर मैं उसका अपने से भी एनालिसिस करती थी कि मेरे आंसर कहाँ तक सही हैं, क्या मैंने इसमें मिस किया, क्या मैं इसमें और ऐड कर सकती हूँ। तो मैं उसे वैसे ही बाइफरकेट करके अपने आंसर को और मॉडिफाई करती थी और उसको थोड़ा क्रिस्प और अच्छा बनाती थी, जी और उसमें थोड़े मतलब थोड़ा पॉइंटर वाइज करना, मतलब और बेटर लगे ये, जी उस पर मैं वर्क करती थी। सो मैम, जैसे कि आपने बताया बहुत अच्छी जानकारी है प्री मेंस इंटरव्यू और एमसीक्यूज। थोड़ा सा बात करेंगे, जैसे प्री में एक पेपर जीएस का होता है और दूसरा बेयर एक्ट होता है, तो इसके लिए मतलब बेयर एक्ट की बहुत बेहतरीन तैयारी कैसे करें जिससे प्री क्वालिफाई हो जाए, और इसके जो आप रिसोर्सेज फॉलो किए थे उसके बारे में भी बता सकती है। साथ साथ ये भी बताइए कि आप कोचिंग किए थे या फिर सेल्फ स्टडी से यहाँ तक हुआ? मैंने कोचिंग की थी राहुल साइंस में, और कहाँ पर है, दिल्ली में? हाँ, राहुल साइंस दिल्ली में मैंने कोचिंग की थी। उसके बाद फिर कोचिंग मेरी पहले ही ख़त्म हो गई थी। उसके बाद फिर भी मैं उनके टच में थी, और मैं उनसे क्वेश्चन पेपर वगैरह मांग के सॉल्व करके उनको भेजती रहती थी। मैं कॉन्स्टेंटली उनके टेस्ट पेपर्स देती रहती थी ऑनलाइन मोड में। जी और यूपी की वैकेंसी आने से पहले मैंने यहाँ पेनिशियल लॉ क्लासेस में प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज़ भी जॉइन कर ली थी, जी ताकि मैं जितना ज़्यादा टेस्ट वगैरह देती रहूँ उतना ज़्यादा मैं इस चीज़ में बनी रहूँ। जी और प्री के लिए मैंने बेराक्स को होल हार्टेडली फॉलो किया था। एंड बेराक याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है, पहले आप उसका इंडेक्स समझ लो, जी आप उसका स्ट्रक्चर समझ लो, उसके बाद फिर आप उसको अंदर सेक्शन वाइज पढ़ो। आप एक दिन में अगर जितने भी सेक्शन पढ़ते हो, नेक्स्ट डे उसको आगे बढ़ने से पहले पहले पिछला आप एक बार रिवाइज कर लो, ऐसे जी करके आपको थोड़े थोड़े सेक्शंस लेके चलिए। जी एक साथ आप करने बैठोगे, आपके दिमाग में सब हौच पौच हो जाएगा, आपको याद नहीं होगा। जी आप थोड़ा थोड़ा करके चलो, और जितना आप थोड़ा कर रहे हो आप उससे उसके साथ उतने ही क्वेश्चन सॉल्व करो उस टॉपिक से रिलेटेड। फिर आप नेक्स्ट बैच जब उठा रहे हो आप उसके क्वेश्चन सॉल्व करो और उतना याद करो। जी ऐसे करके आप करते रहो, जब आपका बेरा खत्म होगा फिर आप एक साथ ओवरऑल टेस्ट भी एक बार उसका दे दो, तो जी। आप ऐसे करके प्री के लिए अपना बेरा का प्रिपेयर कर और सकते हो। जीएस के लिए जो आपने नॉर्मल बुक है जो प्रेफर किया था जिस तैयारी, उसके लिए थोड़ा बताइए आप रिसोर्सेज। मेरा 9 टू 12 सीबीएसई बोर्ड था, तो एनसीईआरटी मेरी ऑलरेडी पढ़ी हुई थी, तो जी उसके बाद फिर मैंने एनसीईआरटी इसके लिए नहीं रेफ़र की थी, क्योंकि बेस मेरा ऑलरेडी एनसीईआरटी था। मैंने फिर लूसेंट को थोड़ा सा देखा था। जी लूसेंट मैंने अपने कॉलेज के टाइम में ही ख़त्म कर ली थी। उसके बाद फिर जब एग्ज़ाम के टाइम मैं लूसेंट का एक टॉपिक उठाती थी, जी तो उसके साथ साथ मैं घटना चक्र का भी वही टॉपिक उठाती थी। और घटना चक्र में मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, और जो पॉइंट लूसेंट में नहीं है या जो पॉइंट मुझे नया लग रहा है या जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे, जी मैं उसको वहीं पे ऐड कर देती थी, या तो फिर मैं एक सेपरेट पेज पे लिखकर उसे स्टिक कर देती थी, या तो आप एक सेपरेट कॉपी पे भी उसको टॉपिक वाइज बना के लिख सकते हो। जी तो नेक्स्ट टाइम जब आप नोट्स रिवाइज कर रहे हो तो आपके पास कंप्लीट नोट्स रहेंगे, लूसेंट प्लस घटना चक्र सारा। एनसीईआरटी आपकी ऑलरेडी अगर पढ़ी हुई है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी कोई टॉपिक में अगर आपको डिफ़िकल्टी आ रही है तो उसके लिए आप यूट्यूब वीडियोज़ देख सकते हो उस टॉपिक से रिलेटेड। जी। सो मैम, थोड़ा सा बात करेंगे कि जैसे प्री के बाद मेंस का एग्जाम होता है, तो इसके लिए जैसे आपने कोई जैसे यूट्यूब चैनल का सहारा लिया हो जिससे ज़्यादा आपको हेल्प मिली हो, या फिर कोई टेलीग्राम चैनल, कोई भी सोशल मीडिया साइट, तो उसे आप बता सकते हैं हमारे स्टूडेंट्स को। मैंने प्री और मेंस के टाइम पे यूट्यूब चैनल जो फॉलो किए थे वो स्टडी आईक्यू था फॉर जी जीएस, जी और लिंकिंग लॉज अन अकेडमी का मैंने उसको फॉलो किया था फॉर लॉ सब्जेक्ट्स, वो भी प्री के टाइम फॉर रैपिड रिवीजन। जी एंड उसके बाद फिर लाइव लॉ मैं कांस्टेंट फॉलो करती थी। लाइव लॉ पे मुझे जैसे कोई जजमेंट अगर अच्छा दिख जाता था मैं उसे लिख लेती थी, जी और उसकी जो ओपिनियन कॉलम होता था, ओपिनियन कॉलम्स में मुझे जो ओपिनियन अच्छे लगते थे मैं उनको भी लिख लेती थी कि मैं उसे आंसर में ऐड कर सकूँ। कोई जजमेंट आता था किसी टॉपिक का, अगर उसकी मुझे कोई लाइन अच्छी लगती थी तो वो भी मैं नोट डाउन कर लेती थी कि ये मेरे आंसर राइटिंग को इन्हांस करेगा। जी ये काम मैं करती थी, और बाकी रिसोर्सेज मैं पॉलिसीज़ के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के लिए पीएसआर को फॉलो करती थी। उसमें आपको सारी
पॉलिसीज़ एंड स्कीम्स वगैरह जो हैं, प्लस जो भी बिल्स होते हैं उन सब की डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। जी। और फिर बाकी मैंने करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगज़ीन प्रतियोगिता दर्पण फ़ॉलो की थी, और प्रतियोगिता दर्पण का ईयरली भी एडिशन मैंने आखिरी में फ़ॉलो किया था। जी। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी थी फॉर जीके एंड जीएस। मैम मेंस एग्जाम में जैसे 2 एग्जाम जो है लैंग्वेज पेपर होता है, जैसे 2 पेपर हिंदी एंड इंग्लिश, इसके बाद जो 4 पेपर होते हैं लॉ के, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसी पर आपका सिलेक्शन ही निर्धारित होगा। तो मतलब कैसे उन चारों पेपर के लिए क्या बुक आपने प्रेफर किया, जो लॉ के पेपर होते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम एक्ट हो गया, हिंदू एक्ट हो गया, इसके अलावा भी जो पेपर हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैंने लॉ सब्जेक्ट्स के लिए बेराक फ़ॉलो की थी, और राहुल साइंस में मैंने जब कोचिंग की थी तो मैंने प्रॉपर नोट्स बना लिए थे अपनी कोचिंग के। जी। तो मैंने कॉन्स्टेंटली सिर्फ उन्हीं को रिवाइज़ किया है, और मैंने बेराक अपनी रिवाइज़ की है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। और कोई बुकें जो आपने पढ़ी थी जो आप बता सकती हैं? मैंने बुकें जेनुइनली मैंने कोई बुक नहीं रेफ़र की थी, जी। और जो टॉपिक्स मुझे लगता था कि ये मेरी कॉपी में कवर्ड नहीं है और ये आ सकते हैं, जी। वो मैंने बेराग से ही किया था, और उस पे थोड़ा बहुत डिटेल मैं गूगल से कर लेती थी। क्योंकि अगर मैं बुक को पढ़ने जाती तो मेरा बहुत सारा टाइम उसमें चला जाता, क्योंकि जी। बुक बहुत लेंदी हो जाती है। तो मैं क्रिस्प एंड कंसाइज़ ही ढूँढती थी, और एक तो आपके पास मेंस में इतना टाइम नहीं होता लिखने का, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। तो उस हिसाब से ही मैंने उतना ही कंटेंट, एक ही एक पेज का कंटेंट जो टॉपिक्स मेरे पास नहीं थे उस पे निकाला था। और जी। एक पेज का कंटेंट आपका प्रॉपर आ जाता है अगर आपने बेराग और आपने गूगल के रिसोर्सेज, कोई सा भी ब्लॉग अगर आपने उस पे पढ़ रखा हो, तो आप जी। उसको ऐड करके आप अपना आंसर प्रॉपर एक बना सकते हो। बाकी अगर आप जजमेंट वगैरह फॉलो कर रहे हो तो उसमें भी आपको कई सारे उससे पॉइंटर मिल जाते हैं। जी। तो मैंने बस इतना ही फॉलो किया था, बुक्स मैंने नहीं रेफर की थी इसके लिए। ओके मैम। सो मैम जैसे मेंस एग्जाम के बाद जैसे क्या होता है, ये वैकेंसी 4 साल में एक बार आती है, ये इससे पहले से ही तैयारी आपने स्टार्टिंग कर दिया था? मैंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर से ही, जब लॉ सब्जेक्ट्स स्टार्ट हुए थे, तो जी। मुझे मालूम था कि जो जो सब्जेक्ट्स लॉ में आने वाले हैं मेरे पास आगे जुडिशरी के एग्ज़ाम में, जी। उनको मैंने बहुत अच्छे से करना शुरू कर दिया था। जी। उसके बाद जब मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था, मेरा लॉ सिलेबस ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका था, थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स बाकी थे, मैंने उनको भी कंप्लीट किया। फिर मैं सिर्फ़ और सिर्फ रिवीजन पे और सिर्फ आंसर राइटिंग और क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिसिंग पे लगाती थी। और उसके बाद जब यूपी की वैकेंसी आई थी तो उस टाइम पे मैंने, मेरा जीके जीएस थोड़ा वीक था, तो मैंने उस पे ज़्यादा मेहनत की, जी। क्योंकि मेरा लॉ पॉइंट में थोड़ा मैं एज पे थी। मतलब मैं, मुझे मेरे उसमें आंसर सही होते थे, जीके जीएस मेरा उसके कंपैरिजन में थोड़ा लो था। तो मैंने उस टाइम पे उस पर ज़्यादा मेहनत की, मैंने उसको ज़्यादा टाइम दिया। और उसके बाद फिर जब प्री का एग्ज़ाम हो गया था तब फिर मैंने बराबर टाइम दिया था जीके जीएस को, और जी। मैंने लॉ को भी उतना ही टाइम दिया था। जैसे मैं सुबह 3 घंटे जीके जीएस पढ़ती थी, तो जी। उसके बाद मैं 3 से 4 घंटे लॉ भी पढ़ती थी, और फिर 1 घंटा हिंदी, 1 घंटा इंग्लिश, और उसके बाद फिर रात में मैंने जितना सुबह पढ़ा है उसको पूरा रिवीजन करना और उससे रिलेटेड आंसर्स लिखना, जी। ये काम करती थी मैं। सो मैम इसके अलावा भी जैसे यूपी के अलावा भी और दूसरे स्टेट के एग्जाम आप देते थे, केवल यूपी के? जैसे मैंने हरियाणा पीसीएस हो जे हो गया, अभी हाल ही में दिल्ली पीसीएस जे, मैंने दिल्ली का भी एग्ज़ाम दिया था और मैंने एमपी का भी एग्ज़ाम दिया था। उसमें कहाँ तक आप पहुँचे? उसमें मैंने मेंस लिखा था, तो जी। उसमें मेरे हिंदी में मार्क्स कम थे, तो जी। हिंदी की वजह से आई वाज़ लैगिंग बिहाइंड। तो इस बार यूपी की वैकेंसी में जब मैंने देखा हिंदी का भी पेपर ऐड हो गया है, तो मैंने हिंदी पे भी खास करके मेहनत की थी कि हिंदी अब यहाँ पे रुक हिंदी मेरे को यहाँ पे ना रोक दे। जी। तो ये मेरी मतलब वीकनेस को मैंने अपना कैटर किया था यहाँ जी। पे। और भी जैसे केवल आप पीसीएस जे की ही देते हैं, और जैसे स्टेट पीसीएस वगैरह यूपीएससी इसको आप कभी नहीं दिया? नहीं, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ जुडिशरी पे ही अपना फ़ोकस किया था, और जी। मैंने अदर स्टेट पीसेस और यूपी पीसेस पे कभी ध्यान नहीं दिया था। थोड़ा-सा मैम बात करेंगे, जैसे तैयारी आपने बताया बहुत अच्छी कि यहाँ सुबह 3 घंटे पढ़ते थे, फिर डेली आप आंसर राइटिंग करती थी। जिससे इतने सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसको टारगेट कैसे बनाती थी आप? मतलब 2 दिन आप आपको ये पढ़ना है, थोड़ा उसके लिए बताइए कैसे? इतने सब्जेक्ट होते हैं, हर स्टूडेंट्स कहीं न कहीं डाइवर्ट हो जाते हैं, मतलब उसको टारगेट कैसे करते हैं? शेड्यूल अ, एक बनाती थी अपना? हाँ, मैंने अपना एक टाइम टेबल बनाया था, जैसे पेपर वाइज़ मेरा टाइम टेबल था, सब्स्टैंटिव लॉ, जी। फिर जैसे हर प्रोसीजरल लॉ। सब्जेक्ट तो डेली पढ़ नहीं सकते मैम। सब्स्टैंटिव लॉ का जैसे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, मैंने उनको पूरे 1 हफ्ते के चार्ट में डिवाइड कर दिया था सेक्शन वाइज़, जी। कि अगर आज मैं हिंदू लॉ का ये लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट कर रही हूँ, तो मैं मुस्लिम लॉ का ये टॉपिक करूँगी। फिर साइड बाय साइड मैंने टीपीए वगैरह के सेक्शंस को डिवाइड कर लिया था कि आज मुझे सेक्शन 1 टू 54 करना है, जी। ऐसे करके।
तो मैं सेक्शन वाइज मैंने पूरा अपना एक चार्ट बनाया हुआ था कि मुझे एक हफ्ते में इतने पूरे सेक्शन वाइज टेस्ट देना है, इतना एक सेक्शन। तो जैसे मैं एक दिन बैठती थी, मैं उतना अपना टारगेट कंप्लीट करती थी, फिर रात में बैठ के उतने सेक्शन के जितने भी क्वेश्चंस होते थे उनको सॉल्व करती थी। फिर अगर मान लो वो एक दिन में नहीं होता था तो मैं उसमें 2 दिन डिवोट कर देती थी। और ऐसे करके मैंने मतलब पूरा अपना एक करिकुलम बना रखा था कि मुझे इस पैटर्न को फॉलो करना है, और मैं वही पैटर्न सेक्शन वाइज डिवाइड करके सब्जेक्ट्स को फॉलो करती थी। सेम वॉज फॉर सब्सटैंटिव प्रोसीजर और फिर पीनल एंड लोकल लॉज, मैंने सब में यही किया है। आप सेक्शन वाइज डिवाइड करके एक साथ लेके मत बैठो, आप उसे सेक्शन वाइज डिवाइड कर लो सब्जेक्ट को, तो वो आपको आसान भी पड़ता है, प्लस आप उसमें क्वेश्चन भी ज़्यादा सॉल्व करते हो, आपको टॉपिक्स की ज़्यादा अच्छे से पहचान हो जाती है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं, इन टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो आपका एक बार आप गो थ्रू हो जाते हो उन सबसे। अगर आप एक साथ करने बैठोगे तो कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ मिस कर देते हो, एंड एक साथ करने पे वो थोड़ा लेंदी भी आपको लगता है और आपको लगता है कि ये कैसे होगा। बट सेक्शन वाइज करने में वो आपको इजी पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया कि आप सेक्शन में जैसे 1 to 54 मैंने टीपीए का ले लिया, फिर मैंने हिंदू सक्सेशन एक्ट उठा लिया, उसके बाद फिर मैंने मुस्लिम लॉ में स्टार्टिंग के डावर मेंटेनेंस ये सब मैंने कर लिया। तो मैं ऐसे ऐसे करके उसे डिवाइड करके पढ़ती थी। मैम ओवरऑल डेली कितने घंटे पढ़ती थी? साथ साथ एक बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे कि कहीं ना कहीं स्कूल स्टूडेंट्स डाइवर्ट हो जाते हैं, जैसे आपने बताया कि हम डेली टारगेट फिट करते थे, मतलब कभी ऐसा भी होता है कि आज इतना हमारा नहीं हुआ, तो कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करें? टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने सोशल मीडिया एकदम क्विट कर दिया था। जी। और मेरा फिक्स शेड्यूल था, मैं उसी टाइम पे उठती थी। और जैसे मेरा फिक्स था कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, सुबह 6 से 9 मुझे एक राउंड अपना ख़त्म कर लेना है। फिर अगला फिर 9 ओ क्लॉक पे मैं ब्रेकफास्ट करके 9:30 पे आ जाती थी। मैं हॉस्टल में थी तो मैं 9 ओ क्लॉक मेस जाती थी, 9:30 पे मैं ब्रेकफास्ट करके रूम में आ जाती थी। फिर 9:30 से मैं अगला बैच स्टार्ट करती थी 1:30 तक। फिर 1:30 पे एक बैच खत्म करने के बाद फिर मैं जाती थी अपना लंच वगैरह करके 2 बजे तक आकर 2 से 3 मैंने 1 घंटा रेस्ट किया। तो उस रेस्ट टाइम में अगर मुझे थोड़ा बहुत मन है तो मैंने कुछ वीडियोस देख लिए स्टडी रिलेटेड, या फिर अगर मुझे नहीं मन है स्टडी रिलेटेड देखने के तो मैंने कोई मूवी वगैरह देख ली, ऐसे मैं करती थी। उसके बाद फिर 1 घंटा मैंने अपना रेस्ट करने के बाद फिर मैं अगला बैच उठाती थी 3 बजे से 6 बजे का। फिर 1 घंटे का ब्रेक, आधे घंटे का ब्रेक देके फिर नेक्स्ट बैच, मतलब मैं हर एक बैच में आधे आधे घंटे का ब्रेक डालती थी ताकि एग्जॉस्ट ना हो जाऊं मैं और मेरा माइंड ब्रेक के बाद थोड़ा फ्रेश भी रहे। तो ये मैं स्ट्रैटेजी रखती थी अपनी दिन भर की। मैम एक लास्ट क्वेश्चन है, जो स्टूडेंट्स नहीं हुआ है, कई बार आप तो पहले अटेम्प्ट में ही मार दिए, लेकिन कई स्टूडेंट्स सीनियर हैं लेकिन कई बार से प्रयास कर रहे हैं लगातार नहीं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन अपनी तरफ से देना चाहेंगे? मेरे को लगता है कि अगर आपका इस बार नहीं हुआ, आपने डेडिकेट किया था अपने आप को होल हार्टेडली, तो आपका नेक्स्ट टाइम पक्का होगा। आप अपने मार्क्स देखो, आप अपनी शॉर्टकमिंग्स देखो। जैसे मैंने बताया मैंने डीजीएस वगैरह जब दिया था, मैंने अपनी शॉर्टकमिंग्स देखी पहले कि मेरे मार्क्स कट कहाँ रहे हैं और क्यों कट रहे हैं। तो मैंने यूपी के लिए उसको पहले अपना ठीक किया, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पे उसको लेके रोने लगती कि मेरा इसमें नहीं हुआ, तो आज शायद मेरा यूपी में भी ना हुआ होता। तो इंस्टेड ऑफ क्राइंग यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर नेक्स्ट गोल। So whatever your next state is, and even if you're preparing for UP, so first of all see आप कहाँ पे आप लैग कर रहे थे, आपकी क्या क्या गलतियाँ थी, आप उसको पूरा मास्टर करो, आप उसको कवर करो, एंड फॉर श्योर आपका हो जाएगा। एंड नेवर एवर लूज होप, बिकॉज इन कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका यही होना चाहिए कि आप आज को हारे हो, आप उसका दुख मत बनाओ, आप नेक्स्ट की तैयारी करो। तो क्योंकि आपके पास रोने का समय नहीं है इसमें, you have to be constantly working in this. And if you're feeling demotivated, kindly talk to your parents, talk to your teachers, they will motivate you. And keep your surrounding positive। आप आपकी अगर सराउंडिंग भी पॉजिटिव है तो आपको उससे भी काफ़ी हेल्प मिल जाती है। जी। मैम कोई मोटिवेशन या इंस्पिरेशन लाइनें आपको सुनाना चाहती हैं हमारे स्टूडेंट्स के साथ? I will say कि life is learning, life is service, जी। higher and higher. So at present you're learning, and when you come in service, then also your goal should be कि you have to achieve a much higher level than this. So you should be focused like this only। मतलब आपको अपने अंदर एक सिंसियरिटी लानी होगी, जी। आपको अपना एक खुद से आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है तो मुझे ये करना है और मेरा ही होगा। एंड इस तरीके से आपको करके लेकर चलना है आपको, मतलब अपनी सारी बैड हैबिट्स आपके या फिर जो भी आपके डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपको उन सबको कम करना होगा। आपको अपनी जितनी भी शॉर्टकमिंग्स हैं आपको उसको अपना इम्प्रूव करना होगा। एंड आप जितना पॉजिटिव हो सको आप उतना पॉजिटिव रहो। आपके आपको बस अपने टाइम मैनेजमेंट पे
खासकर ध्यान देना। एंड टाइम मैनेजमेंट आपका तभी होगा जब आप सिंसियर होगे, आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करोगे। जब आप टाइम टेबल उसको फॉलो करना शुरू कर दोगे सिंसियरली, तो आप खुद ही देखोगे आपके अंदर कितना इंप्रूवमेंट आ गया है। देन ऑटोमेटिकली यू विल सक्सीड। और मैम हमारे स्टूडेंट्स को सुझाव देने के लिए सो गाइज बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैम ने बताया कि लाइफ इज लर्निंग, सीखना ही जीवन है। इससे पहले भी मैम का फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपी में भले ही हो गया, लेकिन मैम यूपी में एमपी में दिल्ली में एग्जाम दे चुकी है। सो आपको निराश नहीं होना, अपनी कमियों को देखना है। मैम ने बहुत अच्छा सुझाव दिया। सो मैम अपना कीमती समय देने के लिए अपने हमारे दर्शकों को और जो स्टूडेंट्स जुड़े हैं उनको अपना सुझाव देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई भी सजेशन है, क्वेरी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।